तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने एक लेवे टेस्ट सीरीज की टेस्ट नंबर 18 की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगेन मेरा आपसे ये वादा है, आपको बहुत सारे फ्रेश आइडियाज, नए और क्रिस्प सॉल्यूशंस इस वीडियो के अंदर आपको मैं इस आज सेशन में जरूर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल मेरे बच्चों आ रहा है वाईडीएसए के ऊपर। आपसे पूछा गया द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन स्पेस हैविंग अ कांस्टेंट पाथ डिफरेंस फ्रॉम द स्लिट्स इन वाईडीएसई। तो बच्चों देखिए होता क्या है, वाईडीएसई के अंदर आपको पता होगा आपकी दो स्लिट्स होती हैं, सामने आपकी स्क्रीन होती है। ये सोर्स अगर S1 है, ये सोर्स अगर S2 है, और यहां पे अगर आप देखेंगे ये पॉइंट अगर मेरा P है, तो S1P और S2P अगर आप देखेंगे उस पॉइंट पे पहुंचने वाले हमारे दो डिस्टेंसेस हैं। तो उस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा S2P माइनस S1P। और मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये मेरा फर्स्ट मिनिमा है, तो फर्स्ट मैक्सिमा है। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए ये पाथ डिफरेंस हमारा हो सकता है कुछ लैम्डा के बराबर। अगर ये फर्स्ट मैक्सिमा है तो लैम्डा है, अगर सेकंड मैक्सिमा है तो 2 लैम्डा है, थर्ड मैक्सिमा है तो 3 लैम्डा है ना। अगर मिनिमा है तो लैम्डा बाय 2 है। खैर जो भी हमारी फ्रिंज होगी, ये पाथ डिफरेंस जो होगा हमारा, बेसिकली कहने का मतलब ये है S2P माइनस S1P उस पर्टिकुलर फ्रिंज पे हमारा कांस्टेंट होगा। लैम्डा इज अ कांस्टेंट, यस विनय सर। तो अगर मैं किसी एक फ्रिंज पे बैठ जाऊं तो पाथ डिफरेंस वहां पे विनय सर हमारा होगा कांस्टेंट, जैसे कि लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, या लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2, डिपेंडिंग अपॉन फ्रिंज ब्राइट है या डार्क है। मुद्दे की बात, अगर हम एक ऐसे पॉइंट पे बैठे हैं जिसका दो पॉइंट से डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो ये डेफिनेशन हमारी हाइपरबोला की है। अगर सम मान लो अगर S2P प्लस S1P मुझे कांस्टेंट करना होता तो हमारा ये डेफिनेशन की एक पॉइंट का लोकस जिसका सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट्स हमारा कांस्टेंट रहे, उस पॉइंट का लोकस एलिप्स बनता है, देन मैं आंसर एलिप्स पास करता। लेकिन यहां पे डिफरेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स इज कांस्टेंट, सो इट इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो आई गेस अगर आप कोनिक सेक्शन को समझते हैं तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक स्लिट की जो विड्थ है वो 9 टाइम्स दी अदर है। तो मतलब W1 बाई W2 विड्थ ऑफ स्लिट जो है वो 9:1 है। और मैं बेटा आपको बता रहा हूं जो स्लिट की विड्थ की रेशियो होती है वही वहां से निकलने वाली इंटेंसिटी की रेशियो होती है। क्योंकि जो भी स्लिट होगी, सोच के देखो, जो भी स्लिट की विड्थ होगी, जो भी स्लिट की विड्थ होगी, ये रूल आप याद रखिए, वहां से जो भी लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी विड्थ के प्रोपोर्शनल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ मेरे बच्चों। जितना ज्यादा चौड़ी स्लिट विड्थ होगी, जितना ज्यादा बड़ी स्लिट होगी, उतना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट वहां से क्रॉस करके जाएगा। तो अगर आप ये रूल को समझते हैं तो बेसिकली आपके सामने इंटेंसिटीज की रेशियो गिवन है, आपसे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पूछी गई है। तो आई गेस उसका रेडीमेड फॉर्मूला जो आप जानते हैं, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज नथिंग, इट इज रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। आई मैक्स बेसिकली रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर होता है, आई मिनिमम इज रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से रेशियो आपकी इसके बराबर बैठेगी। अब बेटा सिंप्लिसिटी के लिए I1 को 9 ले लेते हैं, I2 को 1 ले लेते हैं, तो थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो रूट 9 प्लस रूट 1 अपॉन रूट 9 माइनस रूट 1 सारे का स्क्वायर करना है। तो अगर आप ऊपर देखो 3 प्लस 1 आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, 4 बाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आपका सही आंसर निकल आएगा। तो अगर आप रेशियो निकालो 4:1, सी ऑप्शन इज माई एब्सोल्युटली 100% करेक्ट आंसर मेरे बच्चों। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगले सवाल में आपको क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज I0। मुझे ये गिवन है कि जो मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी है वाईडीएसई में वो I0 के बराबर है। तो किसी भी पॉइंट पे मेरे बच्चों जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5/2 वेयर 5 इज द फेज डिफरेंस एट दैट पॉइंट। आमतौर पे यहाँ पे 4I0 लिखा होता है, तो 4I0 हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी तब होती है अगर स्लिट की इंटेंसिटी I0 है। तो इसने हमें बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम I0 बोला है, तो यहाँ पे I max इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 होता है बेसिकली। तो I max ही I0 के बराबर है। हमसे पूछ रहा है एक ऐसा पॉइंट जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है। तो बेटा ये भी एक फॉर्मूला अलग से आपको याद होना चाहिए, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो आपका फेज डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई बाय 3। तो फेज डिफरेंस मेरा अगर 2 पाई बाय 3 है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा I0 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5/2। तो 5 हमारा 2 पाई बाय 3 है, बाय 2 आपको करना पड़ेगा। तो आई गेस दिस मेक्स थिंग्स वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। कॉस पाई बाय 3 मेरे बच्चों हमारा क्या है, कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 1/2, फिर उसका स्क्वायर भी हो रहा है
है ना, तो 1/cos स्क्वायर हो रहा है ना, cos 60 हमारा 1/2 है, स्क्वायर भी हो रहा है, तो फाइनली अगर आप सॉल्व करें तो सॉल्व करके फाइनल आंसर मेरा I0/4 निकल आएगा। सो आई गेस सी ऑप्शन इज माई एब्सोल्युटली, है ना, क्लियर एंड करेक्ट आंसर गाइस। ओके जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कह रहे हैं द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, है ना, अगर आप देखें तो ये हमें गिवन है 36:1, है ना, तो आई मैक्स इज टू आई मिनिमम, मैं यहां लिख भी देता हूं, आई मैक्स इज टू आई मिनिमम, ये जो मुझे रेशियो गिवन है ये 36/1 के बराबर है। एंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स कितना होगा, तो बेटा देखो आई मैक्स का अगर आप रिजल्ट निकालें तो वो a1 प्लस a2 का स्क्वायर, और आई मिनिमम जो होता है वो a1 माइनस a2 के स्क्वायर के बराबर होता है। देखो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 हो सकता है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी। ऐसी मिनिमम एम्पलीट्यूड हमारा a1 माइनस a2 होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, उसका स्क्वायर करोगे तो मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी। तो बेसिकली ये रेशियो हमें 36 गिवन है। मैं अगर दोनों तरफ मेरे बच्चों अंडर रूट ले लूं, मतलब अगर मैं अंडर रूट ले लूं तो यहां पे आ जाएगा 6/1 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2, ठीक है जी। और अगर आप यहां से आगे थोड़ा इसे सॉल्व करें, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, 6a1 माइनस 6a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2, ये इसके बराबर आ गया मेरे बच्चों। एंड फाइनली इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू गाइज विल गेट योर करेक्ट आंसर। तो अगर मैं इसको a1 को इधर ले जाऊं, इसको मैं उधर ले जाऊं, तो आई विल गेट 7a1, है ना, सॉरी 5a1 इज इक्वल टू 7a2, तो 5a1 इज इक्वल टू 7a2, तो a1 इज टू a2 की रेशियो 7:5 निकल आएगी, 7:5 निकल आएगी। तो आई गेस दिस इज दी राइट आंसर, ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही जवाब है। आप सॉल्व करिए, आपका आंसर यहां से मेरे बच्चों निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, एक YDSC एक्सपेरिमेंट है, इसे हमने पहले एयर में परफॉर्म किया, उसके बाद हम इसे मीडियम में ले गए। तो हमें ऐसा लगा कि मीडियम के अंदर जो 8th ब्राइट फ्रिंज होगी मीडियम में, ठीक है, वो हमारी कोइंसाइड कर रही है 5th डार्क फ्रिंज इन एयर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए, हमारा जो मैक्सिमा का लोकेशन होता है वो होता है हमारा n लैम्डा d/d, और n हमारा 0 से लेके बेसिकली स्टार्ट होता है आपका, n की वैल्यू 0, सेंट्रल मैक्सिमा हमें स्क्रीन के सेंटर में मिलता है ना, समथिंग लाइक दैट, है ना, फिर लैम्डा d/d पे फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। और मिनिमम का जो लोकेशन होता है मेरे बच्चों वो होता है 2n-1 इंटू लैम्डा d/2d, और n की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो फर्स्ट मिनिमा निकालना है तो लैम्डा d/2d पे मिलेगा, सेकंड मिनिमा निकालना है तो n को 2 पुट करो, 3 लैम्डा d/2d पे मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कशन करूं, आपको क्या कहना चाह रहा है कि जो 8th हमारा ब्राइट फ्रिंज है मीडियम में, यानी कि 8 टाइम्स अगर मैं 8th ब्राइट फ्रिंज निकालूं लैम्डा d/d, और लैम्डा मीडियम में भी कितना होगा ये भी अब आपको पता होना चाहिए, मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ होती है वो एयर वेवलेंथ का बाय म्यू हो जाती है। तो 8 टाइम्स जो वेवलेंथ होगी वो होगी लैम्डा बाय म्यू इनटू d/d, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 5th डार्क फ्रिंज के इन एयर। तो अगर मैं n की वैल्यू यहां पे 5 पुट करूं तो 5 इंटू 2 10, 10-1 9, तो 9 टाइम्स लैम्डा d/d के 2d के बराबर है, मतलब 5th डार्क फ्रिंज एयर में और 8th ब्राइट फ्रिंज हमारी जो होगी मेरे बच्चों किसमें, 8th ब्राइट फ्रिंज किसमें होगी हमारी, जो होगी हमारी किसमें, मीडियम में, है ना, वो उसके ओवरलैप कर रही है, बराबर है। तो देखो d से d कट गया, कैपिटल D से कैपिटल D कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, यानी कि 8/μ इज इक्वल टू 9। तो म्यू की वैल्यू मेरे बच्चों, सॉरी 9/2, म्यू की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 16/9 निकल आएगी, 16/9 निकल आएगी। और 16/9 अगर आप निकालोगे अप्रोक्सीमेटली दिस इज 1.7, तो आई गेस डी ऑप्शन आपका सही जवाब बनेगा, है ना, 16/9 इज अप्रोक्सीमेटली 1.7। आप करके देखिए, डी ऑप्शन इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो बस फॉर्मूलों को सही जगह प्लेस करना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है इन अ YDSC डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द व्हाइट लाइट द फ्रिंज दैट इज फॉर्म्ड क्लोजेस्ट टू द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो मुझे एक YDSC एक्सपेरिमेंट है, व्हाइट लाइट से बना है, द फ्रिंज दैट इज फॉर्म्ड क्लोजेस्ट टू सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज। तो देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप व्हाइट लाइट यूज कर रहे हो तो व्हाइट लाइट में बेटा 7 कलर्स होते हैं, VIB विबग्योर, है ना, और ये जो विबग्योर होता है इस ऑर्डर में वेवलेंथ इंक्रीज होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है। तो सबसे कम वेवलेंथ जो होगा, मिनिमम वेवलेंथ जो होगा, मिनिमम लैम्डा वॉयलेट का होगा, और रेड का जो होगा वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। अब आप सोच के देखो बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा है तो 7 कलर्स आपने YDSC में ले लिए, तो मतलब 7 तरह के पैटर्न बनेंगे।
तो सबसे क्लोजेस्ट जो होगा, है ना, सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज स्क्रीन, देखो यहां पे तो ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे बनेगी क्योंकि सभी कलर्स का सेंट्रल मैक्सिमम सेंटर पे ओवरलैप करेगा, तो सेंटर तो हमारा व्हाइट होगा पूरा। लेकिन इसके बाद जो अगला ब्राइट फ्रिंज आएगा हमारा, वो सबसे क्लोजेस्ट किस कलर का होगा वो हमें सोचना है। तो बेटा जिसका फ्रिंज विड्थ अगर आप देखें, फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा डी बाई डी, तो ये प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, तो सबसे पास उसका होगा जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा वेवलेंथ जो है वो वायलेट कलर का है, तो ब्राइट फ्रिंज सबसे पहले मुझे वायलेट कलर का मिलेगा, फिर बाकी ब्राइट मिलेंगे डिफरेंट कलर्स के मिलेंगे, ठीक है। तो वायलेट के बाद इंडिगो का मिलेगा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, इस सीक्वेंस में मुझे उनके ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे आपके। तो क्लोजेस्ट होगा वायलेट, फारदेस्ट ब्राइट फ्रिंज जो मिलेगा वो हमें मिलेगा रेड का, ठीक है। तो यहां पे जो मेरा आंसर होगा, क्लोजेस्ट पूछा गया है आपसे, तो दैट विल बी दी वायलेट कलर। तो आई गेस वेरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, कह रहे द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ इन YDXC एक्सपेरिमेंट इज 4:1। तो हमें ये कह रहा है कि जो स्लिट की विड्थ है, द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ मतलब W1:W2, ये जो रेशियो है ये 4:1 के बराबर है। आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इज टू मिनिमम इंटेंसिटी। तो बच्चों पहले इस बात को आप समझिए कि जो भी हमारी स्लिट विड्थ होती है W, उसके प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है। देखो लॉजिकल है, जितना ज्यादा विड्थ चौड़ा होगा, जितना ज्यादा स्लिट का विड्थ ज्यादा होगा, उतना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट वहां से क्रॉस करेगा। तो ये जो विड्थ की रेशियो है, ये इनडायरेक्टली आपको इंटेंसिटी की रेशियोज गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम इज टू मिनिमम, तो आई मैक्स इज टू आई मिनिमम की रेशियो कितनी होगी मेरे बच्चों? ये बहुत एक सिंपल सवाल है। रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 सारे का होल स्क्वायर करना है आपको, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे सिंपली, अगर I1 को आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए 4 ही ले लीजिए, तो I1 इज रूट 4 प्लस रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस रूट ऑफ 1, सारे का मुझे स्क्वायर करना है। तो देखो ये आ जाएगा 2 + 1 3, नीचे आ जाएगा 2 - 1 1, सारे का स्क्वायर, तो आंसर आपका निकल के आएगा 9:1। तो डी इज माई एब्सोल्युटली मेरे बच्चों द राइट एंड द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टू ऑब्जर्व अ स्टेबल एंड क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल। इनमें से कौन सी कंडीशन एसेंशियल नहीं है? तो बेटा समझिए, इंटरफेरेंस पैटर्न हमें तब मिलता है अगर सोर्सेज हमारे कोहेरेंट हो, और कोहेरेंट सोर्सेज की खास बात होती है कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, ठीक है जी। तो सोर्सेज मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, यस ये होने चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, और इनका आपस में जो फेज डिफरेंस हो या तो 0 हो या वो कांस्टेंट हो, तब हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखाई देता है। तो सोर्सेज शुड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये भी बात आपकी करेक्ट है। एम्पलीट्यूड का कोई इशू नहीं है, एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर एम्पलीट्यूड इक्वल होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूरी डार्क दिखेगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर हमारा एम्पलीट्यूड अलग भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम एम्पलीट्यूड हमारा उस केस में A1 - A2 आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कहते हैं सेम हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और लाइट जो है वो सेम वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सेम वेवलेंथ है ना, लैम्डा सेम होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। तो मतलब ये A, B, D 3 कंडीशंस होनी चाहिए। सी एसेंशियल नहीं है, तो नॉट एसेंशियल पूछा गया है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। हाँ अगर एसेंशियल पूछा होता फिर ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होता, फिर उस केस में अपना आंसर हम ए, बी और डी लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन YDSC इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बेटा देखो जो हमारी फ्रिंज विड्थ होती है वो लैम्डा डी बाई डी होती है, और जो हमारी एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है, मतलब दो फ्रिंजेस के बीच में, जैसे मान लो यहां पे हमारा ब्राइट फ्रिंज है और यहां पे भी हमारा ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज का आपस में जो गैप है उसे हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, जिसकी वैल्यू लैम्डा डी बाई डी है। लेकिन इन दो ब्राइट फ्रिंजेस का आपस में जो एंगुलर गैप होता है उसे हम बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, थीटा बीटा। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो लैम्डा बाई डी होती है, उसमें बस कैपिटल डी नहीं आता, बस ये बात याद रखिए। तो वो इंडिपेंडेंट किसके है? कैपिटल डी के। तो डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, ये रूल आपने याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मेरे बच्चों क्वेश्चन। तो अगर आप डी को चेंज करते हो तो लीनियर फ्रिंज विड्थ चेंज होती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होती। इसके ऊपर भी सवाल पेपर में दिखते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है हमारा YDSC एक्सपेरिमेंट है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय वॉयलेट लाइट आर नैरोअर एज कंपेयर टू ग्रीन लाइट। तो बेटा देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं विबग्योर लिखूं तो इस विबग्योर में हमारा ये जो ऑर्डर है ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो मतलब मिनिमम वेवलेंथ होगी वायलेट की, और उसका दूसरा कलर कौन सा है? ग्रीन है। तो ग्रीन का वेवलेंथ बेसिकली वायलेट से ज्यादा होगा, और फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी। तो डेफिनेटली
जिसका लैम्डा कम होगा फ्रिंजेस पास होंगी। तो वायलेट का नैरोअर कहना बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फ्रिंजेस हमारी पास होंगी, वेवलेंथ वायलेट की कम है। बी ऑप्शन में कह रहा है अपने को, रीजन में कह रहा है द फ्रिंज विड्थ इन वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। इससे बड़ा वाहियात कुछ हो नहीं सकता। फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो असर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी इज माई एब्सोल्युटली मेरे बच्चों करेक्ट आंसर, दैट इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल देखिए, कह रहा है देयर आर टू स्लिट्स इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैविंग विड्थ्स इन द रेशियो 1:16। तो वही वाली बात बेटा, हमें वाईडीएससी में जो विड्थ है उनकी रेशियो गिवन है 1:16। और ये रूल याद रखिए बेटा, जो विड्थ की रेशियो होती है वही हमारी इंटेंसिटीज की रेशियो होती है। क्यों? क्योंकि अगर एक विड्थ हमारी स्लिट की W है, तो जितना ब्रॉड वो स्लिट होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी वहां से निकल के जाएगा। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। तो आपसे पूछा गया रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स मुझे निकालना है। तो मुझे लगता है यार जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी होती है। तो मुझे रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड निकालना है। तो I1/I2 जो होगा वो A1/A2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और ये 1:16 है। अगर मैं अंडर रूट ले लूं तो A1:A2 मेरे बच्चों सॉल्व करने पे 1:4 निकल आएगा। तो आप सॉल्व करिए, सही आंसर जो आपका निकल के आएगा दैट इज एब्सोल्युटली 1:4। नेक्स्ट मेरे बच्चों सवाल आपके सामने है, कह रहे हैं एक वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में लैम्डा 1 मेरा 520 नैनोमीटर है, लैम्डा 2 मेरा 780 नैनोमीटर है। और ये हमने यूज किए गए मिनिमम ऑर्डर हमारा ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2 जो कि कोइंसाइड करे विद ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1। तो बड़ी प्यारी चीज है। बेसिकली कहने का मतलब कि अगर हमारा एक वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए अलग अलग वेवलेंथ से, तो एक वेवलेंथ का अपना इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा, ठीक है। तो ये जो आ रहा है हमारा लेट्स से इंटरफेरेंस पैटर्न लैम्डा 1 की वजह से आ रहा है, और जो दूसरी वेवलेंथ हमने यूज की है उसका एक अपना इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा। तो कहीं पर ऐसा होगा कि दूसरी वेवलेंथ का भी ब्राइट फ्रिंज पहली वेवलेंथ के ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप, यहां पे बेसिकली ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। तो बेटा बड़ी सीधी सी बात है, ओवरलैपिंग जब हो रही है और दोनों तरफ हम कर रहे हैं ब्राइट फ्रिंजेस ही, है ना, दो उसकी लैम्डा 2 की भी ब्राइट फ्रिंज और उसकी भी ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 1 की। तो अगर ओवरलैप हो रहा है तो मतलब बड़ी सीधी सी बात है, सेंट्रल मैक्सिमा से हाइट जो होगी वो दोनों की सेम होगी। तो मतलब n1 लैम्डा 1 d/d इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d/d। तो अगर ब्राइट फ्रिंज हमें ओवरलैप करवाने हैं तो वही ब्राइट फ्रिंज का जो फॉर्मूला n लैम्डा d/d दोनों का हमें इक्वल कर देना। मान लो अगर बोलता कि पहले का ब्राइट दूसरे के डार्क से ओवरलैप कर रहा है, तो इधर आ जाता 2n-1 इंटू लैम्डा d/2d, फिर वो मिनिमम वाला फॉर्मूला राइट साइड में हम रखते हैं। बट ऐसा आता नहीं है, यूजुअली ब्राइट को ब्राइट से हम ओवरलैप करते हैं। पर चलिए ये अगर आप देखें तो मैं इसको बच्चों सजेस्ट और रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि इसे आप रिजल्ट की तरह भी याद रख लें, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। तो अगर ओवरलैपिंग की कंडीशन कोई अगर आपसे पूछे तो कंडीशन यही होती है n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। बाकी आप लोग आराम से इसे कर पाएंगे। n1 मुझे निकालना है, लैम्डा 1 की वैल्यू 520 है ना। n1 मुझे निकालना है, लैम्डा 1 की वैल्यू 520 है, n2 मुझे निकालना है, और लैम्डा 2 की वैल्यू जो है वो 780 है। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा भी सॉल्व करूं तो देखो 0 से 0 हमारा कट गया, और अगर आप इसको बेटा 26 से कट करें, 26 से कट करें, यहां 3 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यानी कि 2n1 इज इक्वल टू 3n2, ठीक है। और अब आप देखो n1 n2 दोनों हमारे इंटीजर्स हैं, तो ये इक्वेशन कैसे जस्टिफाई होगी? अगर मैं n1 को 1 पुट करूंगा तो इधर आ जाएगा 4, तो ये कभी भी मतलब मैच नहीं होगा। अगर आप थोड़े से भी कॉमन सेंस रखें कि मैं अगर n1 को 3 ले लूं, इधर बाहर 2 है, ठीक है, और अगर मैं n2 को 2 ले लूं तो इधर बाहर हमारा 3 है, तो 6 इंटू 6 बेसिकली एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे की सेकंड ब्राइट फ्रिंज पहले के थर्ड ब्राइट फ्रिंज से ओवरलैप करेगी। इसकी सेकंड ब्राइट फ्रिंज मेरे बच्चों जो है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज जो है लैम्डा 1 के थर्ड ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप करेगी। आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 का सेकंड ब्राइट फ्रिंज जो होगा वो ओवरलैप करेगा। तो n की वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी वो 2 निकलकर मेरे बच्चों आएगी, ठीक है जी। तो इसी के साथ मेरे बच्चों आज का जो सेशन है पूरा संपूर्ण होता है। आई होप आपको इस वीडियो ने बहुत सारा मार्गदर्शन दिया होगा, और ऐसे ही आगे आपको हम गाइड करते रहे। चैनल पर सब्सक्राइब रहे और इन वीडियोस का पूरा मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं बच्चों।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम।